पंजाबी हो, फैसलाबादी हो, लाहौरी हो, मुख्तलिफ किस्म की, लेकिन उसमें एक अजीब सी खिंच है जो कि जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमें सरदार मिलते हैं ना, सरदार लोग मिलते हैं, फैन होते हैं, तो वो बस ज़रा सी पंजाबी बोलने के दे रहे कि वो ऊपर ही चढ़ जाते हैं सारे। मोहब्बत का एक इतना खुला एक्सप्रेशन है इस ज़ुबान के अंदर, हर ज़ुबान का अपना एक अलग फ्लेवर है, अलग टेम्परामेंट है, लेकिन पंजाबी ज़ुबान तो मुझे लगता है, अब तो मैं देखती हूँ साउथ इंडियन फिल्मों में A.R. रहमान की फिल्मों में पंजाबी गाने होते हैं। बिल्कुल। तो ये देखे ना कि जो उर्दू नहीं बोल सकता, हिंदी नहीं बोल सकता, वो पंजाबी गाने बना भी रहे और खुद गा भी रहे, एक्सेंट भी अच्छा है। वो चीज़ 50-50 से लेकर और आंगन टेढ़ा और उसके बाद बारात सीरीज तक और अब भी। लेकिन अभी आपने रिसेंटली एक स्टैंड अप कॉमेडी शो किया अपना, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए वो स्टैंड अप को इसलिए नहीं कहती कि जो स्टैंड अप आजकल राइज है उसमें सब चीज़ों के नाम ले लिए जाते हैं, तमाम सामान्य तायुश का जिक्र आराम से कर लेते हैं सब लोग, तो वो मैंने जब देखा तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसका नाम ये नहीं रखना। खैर उसको आप स्टैंड अप ही कहते हैं, जब अकेले एक इंसान 1-1.5 घंटा लोगों से बगैर किसी स्क्रिप्ट के रोज़ाना बात करता हूँ और हंसाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली वो मुझे बहुत दिन से दावत महमूद कह रहे थे और मुझे नहीं लग रहा था कि लोग जमा हो सकेंगे या हालात ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बीच में वो सब रिजीम चेंज और मसले मसाइल होगा नहीं और हाँ नहीं, और कहा कि मेरे तो अपनी तरह का मैटर क्रिएट करना होगा, तो मैंने अपनी ही लाइफ से कुछ चीज़ें निकाल के हमने 2-3 महीने बैठ के, पर मुख्तसर ये कि मैंने 1 से 1.5 घंटे एवरी डे 20 शो किए और लोगों को हंसते हुए देखा, शुक्र है। तो ठीक हो गया, बस एक मैंने अपने पर लगा लिया कि ये भी मैंने कर लिया। अच्छा, आपकी 2 साइड्स हैं बिल्कुल मुख्तलिफ, एक तो आप स्टैंड अप कॉमेडी भी करती हैं और हंसने हंसाने के लिए बहुत आपको देखा वक्त देना पड़ता है, वो मैं नहीं दे पाई, तो लिहाजा अपनी दूसरी चीज़ें। खैर इसी तरह चलते चलते ड्रामाज में भी ये था कि मेरी एक लुक थी, यंग थी, तो चलो हीरोइन टाइप शक्ल होगी थोड़ी बहुत, हालांकि उस वक्त ही मैंने आंगन टेढ़ा किया था जब मैं 26 साल की थी ना, आई वाज 26 जब मैंने आंगन टेढ़ा किया। 2 साल पहले किया आपने? हाँ, तो पिछले गर्मियों में पिछले, तो वो फिर होते होते मज़ा आने लगा कि मुख्तलिफ फ्लेवर्स का भी। और एक चीज़ मैं कहूँगी जो बड़ी समझे क्लेवर स्टेटमेंट है, मुझे लोगों को चौंकाने का मज़ा आने लगा, तो शायद मैं इसीलिए बदल बदल के काम करती रही अब तक आपके सामने। सो सीरियस भी और कॉमिक भी, दोनों चीज़ें। अच्छा, म्यूजिक को आपने सीरियसली, काफी सीरियसली लिया और आपके यहाँ गाने को बड़ा अच्छा बिल्कुल, हमारे घर में बड़ा म्यूजिकल और लिटरेरी माहौल था। मैं कहती हूँ हमारे घर में 3 स्पोर्ट्स थी, म्यूजिक, लिटरेचर और ह्यूमैनिटी। वाह, क्या बात। ये मेरे अब्बा अहमद बशीर जो थे वो बहुत एक ऐसे इंसान थे कि जिनको ह्यूमैनिटी बहुत प्यार था। तो हमारे यहाँ मज़हब को डराने के लिए या धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था, हमें बताया जाता था कि ऐसे करना चाहिए। इसका अजर क्या मिलेगा वो अल्लाह मियाँ को पता है, अजर का लालच भी नहीं दिया जाता था कि ये करोगे तो वो मिलेगा, अब यूँ चलोगे तो वैसे, वो तो अल्लाह को पता है किसको कब क्या मिलना है। लेकिन ये 3 चीज़ें ज़रूर थी हमारे घर, स्पोर्ट्स नहीं थी, ये 3 चीज़ें थी। हाँ, सो उस वजह से म्यूज़िकल माहौल तो बहुत शदीद था और एक तरह से लिटरेरी माहौल भी था, जिसको मैं समझती हूँ मेरे जैसी कोई अनपढ़ जानी थी कि मैं उससे इतनी ज़्यादा इस्तिफ़ादा नहीं हासिल कर सकी। लेकिन मैंने कोई 10 से 11 सीरियल लिखे हैं और 50 से ज़्यादा लॉन्ग प्लेज भी लिखे हैं, लेकिन वो उसको मैं कोई ऐसी राइटिंग नहीं कह सकती। और कितना फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और कितना फ़ायदा उठाना चाहते हैं? नहीं, मतलब इसको मैं लिटरेचर से दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए कोई इतनी बड़ी तोप नहीं है, जहाँ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे। सो उसमें म्यूज़िक ज़्यादा रहा हमारी फैमिली में और अच्छा म्यूज़िक सुना, बहुत शदीद क्लासिकल सुना, बल्कि जो सबसे समझे हल्का म्यूज़िक समझा जाता था वो फिल्मी पंजाबी या उर्दू गाने। तो हमारे अब्बा तो बहुत ही नज़ाकत सलामत और विष्णु बड़े गुलाम अली, बरकत अली खान, वलायत अली खान और रोशन आरा बेगम, और इससे कम उनका कोई मजाक नहीं था। एक दफ़ा सॉरी टू से, हालांकि हम सबके बड़े पसंदीदा हैं हबीब अली मोहम्मद साहब, तो उनका गाना आ रहा था कोई उसको जो मशहूर था, हमने अपने अब्बा से मजाक करने की कोशिश की, अब्बा बड़ा अच्छा गाना है, तुम सुनो ना। हमने सुनाया तो उन्होंने तो नाम मेरी लड़की कहते तुम सुनाया सब में दिया पहला, मतलब उनको ये वाली गायकी हल्की लगती थी। जाहिर है जिन लोगों ने इतने बड़े म्यूजिक को सुना हो, मैंने एक दफा अनवर मखसूद साहब को एक बहुत मशहूर सिंगर की गजल सुना दी, तो उन्होंने नूरजहां साहिबा को और बड़े बड़े सिंगर्स को लाइव सुना हुआ, तो उन्होंने सुना पूरा गजल, उसके बाद उन्होंने कहा ये फकीर बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पे जितने कंपोजर थे, मुजाहिद हुसैन साहब, नियाज साहब, करीम शहाबुद्दीन, सारे बड़े कंपोजर्स के साथ मैंने मतलब बाकायदा गाया है, बाकायदा ही।
मैं मुड़ के देखती हूँ तो मैं समझती हूँ उनकी बड़ी मेहरबानी थी। बल्कि एक मज़े की बात आपको बताऊँ, उस्ताद नज़र हुसैन जिनको कि हम बहुत मानते हैं और बहुत मुश्किल गायकी है, बड़े खूबसूरत उनका जो भी स्टाइल है वो आसान नहीं है उनको गाना। मैडम की बहुत सी गज़लें उन्होंने बनाई। तो मैं लाहौर गई, लाहौर टेलीविज़न पे एक दफ़ा, तो हमारे दोस्त हैं अयूब खावर, शायर भी हैं बहुत अच्छे और डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने मिलाया उनसे मुझे, तो बड़े प्यार से शफ़क़त से मिले उस्ताद नज़र हुसैन साहब। तो मैं यूँ थी ना उनको देख के कि मतलब मैं ये मतलब क्या, तो उन्होंने वैसे बेचारों ने कह दिया हो कि आप भी आए, मैं आपको गवाऊँगा। मेरी तो आँखें ना फटी रह गई। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं। कहने की नहीं, क्यों? मैंने कहा आपके गाने, आपका गाना गाना आसान नहीं, मैं ख़राब कर दूँगी ना। कहते नहीं नहीं, मैं आपको गवाऊँगा। मैंने कहा नहीं, मुझे भी दोज़ख में से डर लगता है, मैंने जन्नत में जाना है, मैं अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँगी। और मैंने नहीं गाया। वो आदमी मुझे कहते तो बेवकूफ़ हो, यूँ खाना कहते तुम गवा देते। मैंने कहा नहीं, मेरा भी कोई ज़मीर है आप, मैं नज़र साहब का गाना ख़राब करके अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँगी। तो जब समझ ज़्यादा आ जाए ना, ये भी बड़ा मसला है। ना समझी का आपका एक और किस्सा भी किस तरह से वो भूल जाती थी ना, हज़ारों तो गाने गाए थे। मैं बैठी उनको कहती है आपका वो गाना तो बहुत किस तरह करके से शुरू हो गई। एयरपोर्ट पे हम बैठे भी थे, उस वहाँ की नानी साहिबा भी थी। मैंने कहा तेरी बड़ी जरूरत है, तो मुझे ना ये गाना सुना रही है। मैं क्या वो कह रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ ना। तो वो बचपना था। लेकिन जब आपने मैडम का ही गाना सुना दिया तो हमें सुनाने में क्या था? मैडम के गाने तो इतने बेशुमार, इतने खूबसूरत हैं कि मतलब क्या क्या गाए, और बैठी बैठी पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता है। वैसे तो लोगों को कॉमनली उनके गाने याद है, सही नहीं मेरा माही या टूटे जमानों टाइप तो है, हमको थोड़े टेढ़े गाने पसंद हैं। हम क्या, वो भी अच्छे थे लेकिन वो ज़रा ज़्यादा मशहूर टाइप है ना। तो मैं भी कल सोच रही थी, गाना बड़ा प्यारा था और शायरी क्या कमाल होती थी पाकिस्तानी का। मैं आपसे ये कहूँगी प्लीज़ पाकिस्तानी म्यूज़िक सुने, यंग लोगों से कहूँगी खुदा की कसम बहुत अच्छा म्यूज़िक। और शायरी थी कि आप सोच नहीं सकते कि फिल्मी शायरी इतनी गहराई के साथ कि हमने सुनाया भी अपने बच्चों को ना, इसलिए उनको क्या पता है। कोई ना ला के मैनू रोल जा, हाय कोई ना ला के मैनू रोल जा, झूठ एक झूठ होर बोल जा, रोल जा, झूठ एक झूठ होर बोल जा, कोई ना लगे मैनू रोल जा। प्यार जो करे तेरे डरीदा, डरे ते फिर प्यार नहीं करेदा। प्यार जो करे ते नहीं डरीदा, नहीं ते फिर प्यार नहीं करेदा। मेरे बल्लों हुण पावे किसे कोल जा, हर मेरे बल्लों हुण पावे किसे कोल जा, झूठ एक झूठ हो बोल जा, कोई ना वाला लगे मैनू रोल जा। आम फिल्मी गाने होते थे ये सुने हुए, और हमें सुनने में ऐसा थे दिखती थी कैसेट से। ये मुझे कोई कहता था आपकी एल्बम आ रही, मेरे कहा मेरी एल्बम है, मैं तस्वीरें देख के वापस रख देती हूँ। क्योंकि मेरा ये बड़ा फर्म बिलीफ था हमेशा से, अभी भी है। जब तक मेरा गाना इस काबिल नहीं है कि कोई अपनी गाड़ी में सुन के पागल हो रहा, मैंने नहीं एल्बम बनानी। गाने गाती हूँ, अभी मैंने 2 गाने गाए बड़े मजे के, क्यों गाए पाकिस्तानी फिल्म का ही। तो वो मेरा दिल चाहता है तो मैं 2-3 गाने रिकॉर्ड, मेरे 50 के गाने मेरे पास हैं रिकॉर्डेड, लेकिन मैं अपने आप को अभी उस जगह नहीं देखती कि जो आप गाना मतलब बस दिमाग में कोई स्टैंडर्ड है। आप जी चाहता थे पूरा इन्होंने म्यूजिक दिया था, तो शहरी भाई के सामने से एक बंदिश थी जो कि खैर रोशन आरा की तो बहुत ही और चीज़ है, वो इस तरह मैं नहीं सुना सकती। रात देश में थी, अनवर साहब की बड़ी फेवरेट है। वो हमने अपनी अम्मी से याद की थी, और हमारी अम्मी भी गाने वाली नहीं थी, वैसे आपको साफ बता कर दूँ, मतलब उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरे फादर को चूँकि बहुत म्यूजिक का क्रेज था, उनकी बीवी की आवाज़ अच्छी थी, उन्होंने अपनी बीवी के लिए घर में उस्ताद रख के उनको क्लासिकल सिखाया जी। और उन्होंने उन्हीं की फिल्म में 2-3 गाने गाए थे, फिर अम्मी नहीं गाती थी, वह हाउस वाइफ थी, तो उनसे कुछ चीज़ें याद की भी थी, जो एक छोटी सी मैं उनकी फरमाइश पे
है पानी ज़्यादा तो नहीं। देखिए पानी की बोतल में एक छोटी सी बात होगी, जब पानी पीते हैं ना हम लोग कहीं काम पे तो आधी बोतल फेंक देते हैं। मैंने उसको बेजोरी चमक जिया बादल रे उमड़ घूमड़ बरसन लागे बेजोरी चमक जिया जराए बादल रे नेस अंधियारी कारी बेजोरी चमक नेस अंधियारी कारी बेजोरी चमक दूजे पवन चालत पुरवाई सो कदर पिया मुँह से रूठे कोई सखी जाओ लाओ मना के बादल रे This is Krishna Ansari, ladies and gentlemen. सोशल मीडिया की वजह से वो एक एक प्ले एक एक चीज़ उनके मेरी एक दोस्त है बहुत प्यारी और वो राइटर भी हैं, उन्होंने फिल्में भी लिखी है। नसीम मुकरी साहब थे पुरानी कमेडियन, उनकी बेटी है। वो ऐसे मेरे से रोज़ डिस्कस करती जैसे मैं ड्रामा देखती हूँ ना, यार ये कुमार में इसने फलाने ने बाल लंबे कर लिए, यार फलानी ने। मैंने कहा अल्लाह मैंने तो नहीं देखा कौन सा वो जो तुम्हारे बस से खुशबू पता नहीं वो है। मैंने कहा मैं नहीं इतने ड्रामा देखती हूँ। खैर कहने की बात है कि तब हम इतने कनेक्टेड नहीं थे। कुछ उनके पास VHS जाते थे जैसे धूप किनारे और आंगन टेढ़ा और जो भी तन्हाइयाँ वगैरह, तो 4-7 ड्रामे थे। तो इतना ऐसा उस वक्त था नहीं। अभी कुछ साल पहले मुझे अक्षय कुमार की मम्मी का रोल ऑफर हुआ था और किसी ने मुझसे मिल के कहा कि हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, घंटे का फ़र्क ही होगा, चलो मैं ही छोड़ती हूँ। मेरी को बड़ा प्यारा लगता है, मुझे एक बहुत डिसिप्लिन आदमी लगता है। खैर नहीं तो होने लगा, मैं और सवेरा नदीम दोनों जा रहे थे, मतलब जा रहे थे क्या बातें हो गई थी। तो हमको दुबई में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, तो पुलवामा हो गया, उन्होंने खुद ही पटाखा छोड़ दिया। पीपल्स पार्टी से थी, मेरे अब्बा की ज़िंदगी में भी, फिर एक और साहब के ज़रिए भी, फिर MQM से भी हुई थी। मैंने उनका इंटरव्यू किया था अल्ताफ हुसैन साहब का, तो तब भी। लेकिन मुझे लगा कि मेरे जो 100-150 फैन है ना, 75 इधर हो जाएंगे तो 75 उधर हो जाएंगे। और अगर जो मैंने छोटा मोटा एक आधा फ्लैट बनाया हुआ कहेंगे ये फलानी बेईमान की चीज़ ने फलाने से लिया होगा, तलाक मासी ने फलाने से लिया होगा, और साफी साहब मेरा ही इंटरव्यू कर रहे होंगे। मेरे बेडरूम में आके मेरे बिस्तर पे बैठ जाएंगे और कहेंगे आपने पैसा तो खूब कमाया है, इतनी दौलत कैसे इकट्ठी की। पूछ लेते तो मेरे से तो सबसे पहले मगर फिर जाहिर है उनके बेडरूम में कुर्सी पे बैठने का मजा ही कुछ। वो खुद बिस्तर पे चढ़ी हुई थी और मजाक में उनको कहा आपने मेरे साथ वाले तकलीफ में बैठ। मैं बल्कि हैरान थी उनकी किस्मत पे, गए उनके घर में सोए लड़ाई चले गए, पता नहीं कौन थी, अल्लाह जाने कबूल ना होती कि कौन थी, उसका आता पता ही नहीं था मुझे कौन है। मेरी भी खुशकिस्मती कि मेरे साथ भी एक दिन उन्होंने जियो में एक दिन मनाया था। अच्छा। मेरे वालिद के कबीले के लोग हैं ना, मुझे इनके साथ सबसे बहुत उनसियत है, मिलो ना मिलो अलग बात है लेकिन है। अच्छा, वैसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपका? शोज देखती हैं? साफी साहब का शो देखती हैं आप? बिल्कुल देखती हूँ और
बहुत से शोज नहीं देखती मगर वो नजर आ जाते हैं, नहीं भी देखना चाहती तो देखने पड़ते हैं, क्योंकि बाखबर रहने की तो वो तो अपने बस में है ना, कुछ चेंज करना अपने बस में नहीं है। बहुत से लोगों से डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन आजकल मैं ये पिछले कुछ अर्से से सोच रही होती हूँ कि मेरे अब्बा बहुत दबंग और बहुत सच बोलने वाले, बदतमीजी की हद तक सच बोलने वाले सहाफ़ी थे। अब मैं नाम ही ले सकती हूँ, वो लोग अभी वापस आए हैं। उनकी तरफ से कोई बंदा आया था, फलाना टिंगड़ा उसका नाम लेके ना, मैनू लिफाफा देना ऐसी, मैनू लिफाफा देना ऐसी, अच्छा अब हमने तो ना कहा कि लिफाफे में चेक तो कर लेते हैं। तो वो था उनका एक, और वो उसी फख्र के साथ, और हम भी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम, वेरी प्राउड ऑफ हिम। लेकिन अब इस जमाने में अगर वो जिंदा होते तो रोज मरते। अच्छा हुआ अब्बा 25 साल पहले चले गए। तो चुटकी फलाना सूट 2 बारी पा के आगे से फलाने तो लिखा थी पास ते फेरे ने पा लिया। इस बात पे इजीली लोग पार कर देते ना, कोई जोड़े भी नहीं है, कोई गुलाबी सूट है हर थां मिलता ही पा लेंगे। तो कहने की बात है कि अब वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया कि कोई भी किसी को कुछ भी बुरा भला कह सकता है। चलो अब क्या कह सकते हैं, हम एक पिछले 35-40 सालों से एक बहुत कहना चाहिए डिलिबरेट रिलीजियस एटीट्यूड को फॉलो कर रहे हैं। हमारे बचपन में मिलाद होते थे, हमारे बचपन में मुहर्रम होते थे, हमारे बचपन में बकरा ईद होती थी, इतना तमाशा नहीं होता था, हम सब कुछ करते थे, दिए जलाते थे, मिलाद नबी पे। तो हम जिस तरह अब जितना प्रीच भी कर रहे हैं लोगों को स्कॉलर्स के जरिए या मौलवी हजरात के जरिए या जो हमारे चैनल्स पे होते हैं, उसके बावजूद एक मोटी सी और छोटी सी बात है कि किसी की ग़ीबत दिल आज़ारी, ये तो इतना बड़ा गुनाह है कि आपकी सारी वो प्रैक्टिस और वो सारे मसले मसाइल मुझे ये पढ़ना है वो एक तरफ कर देते हैं। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर आप एक बहुत ही नॉन रिलीजियस एटीट्यूड के साथ हैं, जिसमें आप लोगों को दुख दे रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनकी झूठी बातें। मेरे घर में मतलब डिलीवरी ही करा दी मेरी काका दीदी मेरी गोद में, मैं तो नहीं रहेगी। आप लोगों ने देखा ही होगा कि बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने बुशरा अंसारी को औलाद से नवाज दिया। और मेरी ग्रैंड डॉटर मेरी गोद में वो है, उसकी तस्वीर लगा दी। चलो भाई, तो ये कौन लोग हैं यार, ये फैन नहीं है। तो जब आप शूट वगैरह पे जाती हैं तो उसका ध्यान कौन रखता है? किसका ध्यान? बच्चे का। अगर इस तरह का बच्चा हो तो वो तो दौड़ के चला जाएगा बाहर खेलने। तो मतलब कहने का ये कि झूठ और ग़ीबत और ये सब चीज़ें सबके लिए, लेकिन ओवरऑल फैंस का प्यार बहुत ही प्रेशियस होता है और बहुत सारी चीज़ों से आप गुजर जाते हैं, बहुत सारे मसले आप इग्नोर भी करते हैं, बहुत सी तकलीफ़ों से आप गुजरते हैं। हमारी जनरेशन की बात है, ताकि फैंस को बुरा ना लगे। अच्छा, ड्रामा आप अभी तक कर रही हैं टेलीविजन पर? जी, इसलिए मैं उसकी बुराई नहीं करती। डायरेक्टर, बड़ा अच्छा सवाल एक मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि ये जरूर पूछना ताहा ने, उन्होंने कहा कि अभी जो डायरेक्टर पहले जमाने में तो कैप्टन ऑफ द शिप होता था, लेकिन अभी कैप्टन ऑफ द शिप कहीं ना कहीं वो लीड एक्ट्रेस और लीड एक्टर होते हैं जो कंटेंट को किसी हद तक चेंज भी कर देते हैं और नैरेटिव जो है वो चेंज हो जाता है। तो क्या अब के डायरेक्टर के होते हुए ड्रामे का वही नैरेटिव पहुंच रहा है जो एक राइटर लिखता है? राइटर भी बस समझ लें कि मैं कह रही हूँ ना कि एक अच्छी बात यह है कि कमर्शियल काम से बहुत से लोगों को सहूलतें हो गई, हमें भी हो गई। जैसे पीटीवी में तो बहुत महदूद काम होता था, उसकी क्वालिटी बेहतर थी, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। लेकिन डायरेक्टर का मैंने नया नाम रखा है, आपको पसंद आएगा। उसका नाम होता है मजदूर या मैनेजर। किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो डायरेक्टर से किसी की डायरेक्शन ले ले, उसका आ जाना और वहाँ पे काम करके सीन मुका के चले जाना ही एक बहुत बड़ी नेमत है डायरेक्टर के लिए। सो मैं अब जो लॉट देख रही हूँ डायरेक्टर्स की जो अंडर 50 ओवर 50 हमारे पास इस वक्त हैं, मैं बड़ा मुझे रहम आता उनके ऊपर, क्योंकि वो कोई क्रिएटिव अपनी एलिमेंट डालने की उनके पास गुंजाइश ही नहीं होती। उसके बावजूद अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो बहुत बहादुरी की बात है।
उसको इतनी मोहलत नहीं दी जाती, क्योंकि वो एक प्रेशर है, इतने टाइम में आपने 8 सीन करने हैं, फलाना डायरेक्टर कौन है। अब मैं आपको ये छोटी सी कॉन्वर्सेशन सुनाती हूँ कि जो प्रोडक्शन हाउसेज से बात करते हैं, फलाने अब्दुल गफूर डायरेक्टर है, उसको लेकर अच्छा कितने सीन करता है एक दिन में, नहीं उसका क्राइटेरिया क्या है, वो एक दिन में कितने सीन करता है, कॉस्ट देखनी है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस पैसा लगा रहा है, बिजनेस है। 8 सीन होंगे तो ये रेशो बनेगा, तो 150 सीन इतने दिन में होंगे तो ये उसमें डायरेक्टर पे ये प्रेशर है, थोड़ी देर में आता है कि सर अभी 3 सीन रहते हैं और 8 बजे हैं, अच्छा ओह चलो भाई बुलाने का। तो मुझे तो लगता है डायरेक्टर वो बेचारे बहुत प्रेशर में हैं, उनके पास वो गुंजाइश नहीं कि वो कुछ अपना हाथ दिखा सकें। फिर भी मैं सिस्टर्स का इत्तेफाक कह गई, तो वो गा रही थी ना, छोटी छोटी बच्चियाँ थी प्यारे, तो किसी ने कहा आपके घर तो हाँ गा लड़ बेचारियाँ, उन्होंने ऐसे कह दिया। तो मैंने कहा अल्लाह मुझे कुछ कह दे, कुछ भी कह सकती है, मलका थी। तो अनवर साहब ने उनको फ़ोन करके उनसे इजाज़त ली थी, लेकिन फिर मैं कहीं उनको मिली तो मैं उनके पास डर गई नहीं। मैंने कहा है सब मुझे डरा रहे हैं कि आपके पास ना गाँव आप मारेंगे। प्यार किया हमने, नहीं बहुत अच्छा लगा, मेरी बेटियों को भी बड़ा मजा कि बेटियाँ भी इतनी प्यारी हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर वो तभी मेरे से हर जगह बैठ के करवा देती है, अच्छा किस तरह का किसी दास। अब हम मैंने कहा अल्लाह यहाँ तो नहीं कर सकती। मोहम्मद अली साहब और ज़ेबान जी थे, हम कहीं जा रहे थे किसी बड़े फंक्शन में, अली अली देखना ये क्या करती है, चल करके दिखा, तो वो इंजॉय करती है। अलबत्ता मुस्तरद नज़ीर मेरी रिश्ते में चच्ची भी लगती है, डॉक्टर साहब जो उनके हस्बैंड है वो मेरे आगे सगे खाला साहब भाई हैं। म्यूज़िक तो पहुँचता है ना, साइकेट्रिस्ट थे वो, लेकिन तबला बजाते थे बेहतरीन। तो और अपनी बीवी को भी उन्होंने गवाया बहुत अच्छा। तो मुसरत आंटी कुछ दिनों के लिए थोड़ी सी ना कोल्ड हो गई थी, तब वो लाहौर में रहती थी जब मैंने लॉन्ग गवा चलाया। मेरी फूफी की बेटी की शादी में भी नहीं आई, तो कुछ उन्होंने कहा नहीं, लेकिन थोड़ा सा पीछे हो गए, ठीक हो गए बाद, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी आपने और भी काफी, ताहिरा से मेरी बहुत दोस्ती है, ताहिरा मेरा बहुत प्यार है, वो तो बड़ी खुश थी। बल्कि हम जाते थे शौकत खानम के फंड रेजर्स करने, तो कभी कभी लोग आके कहते थे उनके सामने इनकी नकल करें। मैंने कहा ना भाई वो तो बुरा मान जाएगी, तो फिर आप 2000 पाउंड देंगे ना अस्पताल के लिए, फिर मैं ये रिस्क ले लूँगी। पर हम आपस में मिले होते थे, तो कहते ठीक है, उनको मजा आता था शरारत करने का। हम 2000 पाउंड में वो आइटम सुना देते थे। तो हमें ख़त्म हो गया, पर्ची आ गई, चलो अस्सलाम वालेकुम, हमारे पैसे पूरे। ये तो खास तौर पे सजाई जाती, हम तो हर चैनल में बक कर रहे थे, हमारा क्या तेरा आ जाएगा। तो अगली दफा से हम कोशिश करेंगे कि 2 घंटे का एक प्रोग्राम हो, ताकि गहराई तक वाकई पहुंचा जा सके। मुझे जी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, और फिल्म इंडस्ट्री, हाँ कि अभी फिल्म इंडस्ट्री का क्या हाल है। आपने भी कुछ एक आध फिल्म की है, ये जो हमारी, हाँ जी बिल्कुल, और सुना है गवर्नमेंट ने कोई एक फंड भी अनाउंस कर रही है। हाँ, वो एक अच्छी बात है, वो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। अब इसमें किसी पार्टी का मैं नाम नहीं लेती, क्योंकि एक इंसान ने बहुत अच्छा काम किया है जिसका नाम था मरियम मोहम्मद से, और उन्होंने नदीम मांडलीवाला ने, सुल्ताना ने, और उनके साथ एक लंबी एक पूरी टीम थी जो फिल्म को रिबेट्स दी हैं, इक्विपमेंट को टैक्स फ्री कर दिया है, कस्टम फ्री कर दिया है, आर्टिस्टों के लिए ग्रांट्स हैं, उनके लिए एकेडमीज, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं। सो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं जो कुछ किया जा रहा है। सिनेमास को भी बहुत सारी प्रिविलेजेस, मुझे इतनी एग्जैक्टली याद है, मुझे एक लंबी लिस्ट थी, मैं बड़ी खुश हो गई। ख़ासतौर पे नए स्टूडेंट्स को, आर्टिस्ट को ग्रांट मिलेगी, उनके लिए तो ये सब चीज़। और मैंने ये बात पूछी, मैंने कहा आपकी कुर्सी तो हिल रही है, परसों 1:45 बजे तक नहीं होगी, तो ये तो, उन्होंने कहा मैं आपा ये लॉ बन गया है, इसको आगे इसका बिल पास हो, इसकी कोई हुकूमत आए इसको नहीं ला सकते, क्योंकि अच्छी बात है। दूसरे हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो पिछले कुछ सालों में हम लोग कोशिशें कर रहे हैं, हमारे यंग लोग एडवर्टाइजर्स भी बना रहे हैं, हमारे टेलीविज़न के ड्रामा के लोग भी बना रहे हैं, अच्छी एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी एक जुमला कहूँगी कि अभी हमारी फिल्म जो है वो टेलीविज़न का एक अच्छा वाला टेली ड्रामा ही बना रहे हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हम, क्योंकि हमारे दिमागों में स्टैंडर्ड, क्योंकि नेटफ्लिक्स हर किसी के पास है, आपके पास इंडिया की इंडस्ट्री भी है, उनके पास फिल्म की बड़ी ताकत है, उनका बजट बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ी मार्केट है। हम बेचारे बिल्कुल मुन्ने से नर्सरी लेवल पे कोशिशें कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि आप लोग देखने भी जाते हैं, लेकिन अभी हम उसको किसी लेवल पे किसी कंपटीशन में नहीं ला सकते। हाँ, सरमत की जैसे फिल्में जाती है फेस्टिवल में, जिनमें कोई इशू बेस्ड बात होती है, और जब उनको कोई ऑनर मिलता है तो हम बहुत फख्र फील करते हैं, वेरी प्राउड। ऐसे उठाए हैं कि जी जानता है, जी जानता है, लुत्फ वो इश्क में पाए हैं कि जी जानता
रंजे भी ऐसे उठाए कि जी जानता है, जी जानता है, लुत्फ इश्क में पाए हैं। इतने बच्चों में इतना ही है। और आपको एक छोटी सी बात बताऊं जो मेरी बड़ी टेक्निकल है। मुझे महनाज ने एक दफ़ा कहा कि जब गाना होता है उससे पहले बातें नहीं करते, क्योंकि बुलबुल की आवाज़ होती है, वो ट्यून नहीं होती, और ये सिंगर्स को पता ही होता है। कहती मैं सुबह उठ के नौकर से पानी भी ऐसे मांगती हूँ, बोलना नहीं है। तो इतनी बकवास के बाद आपने मुझे शुरू कोई सादा पानी तो मांगा जा सकता है, पर बाकी बातें तो नहीं हो सकती। सुबह सुबह कोई नहीं। ये अगर हमें पहले ही बात आप बता देते तो हम बातें कम करते, बल्कि करते ही एंड पे करते। अच्छा, ऑडियंस के पास अगर कोई सवाल है तो वो आपका। कि मैंने जब भी लिखा तो कोई इशू बेस्ड ही लिखा, क्योंकि मुझे अंडे डबल रोटी के लिए और काम भी आते हैं। मतलब हाँ, मेरे पास ऑप्शन है, इसमें बुरी बात नहीं, तो फखर भी नहीं है, मैं और मजदूरी भी कर लेती हूँ। तो मैं तभी लिखना चाहती थी 2 साल में एक दफ़ा, जब मुझे कुछ कहना होता था और मेरे पास इशू होता था हमेशा। मेरे हर ड्रामे में इशू है, मैं मतलब बताने लगूंगी तो 2 घंटे लगेंगे। आजकल तो बहुत इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन वो इशू अब चैनल्स को नहीं चाहिए, उनको सिर्फ सास बहू चाहिए और उनको पहला ही पोता चाहिए। लड़की ने अगर सिर्फ खुली ही कर दी है, उसका दिल मतली भी नहीं हुआ, तब भी हाय अल्लाह मेरा वारिस। अभी एक स्क्रिप्ट आया था तो मैंने कहा अगर इसमें आगे चल के इस औरत ने जो कि सास है वारिस मांगा होगा तो मैं ट्रांसजेंडर मांगना पसंद करूंगी। अच्छा वर्षा जी, जो सास बहू की ड्रामे आपको ऑफर हो रहे हैं वो सिर्फ सास के रोल ही हो रहे हैं या बहू के भी हो रहे हैं? जी जी, उनका पेस चेंज हो जाता है, म्यूजिक का भी बदल जाता है। मेरी 50-50 को मैं मतलब बहुत शुक्रिया कि आप उससे मुझे पहचानते, लेकिन मैं उस तरह से इसको इसलिए नहीं करती कि वो ज़ेबा शहनाज, माजिद जहांगीर और इस्माइल तारा का उनका एक, मैंने 4-5 फिल्मों में काम किया था, बशीर इंटरवल टाइप। लेकिन बारी आप लोग उससे याद रखते हैं और फिर वो एक बहुत प्यारा सा वक्त था जो मुझे खुशी होती है जब ये यंग जनरेशन भी इसको एंजॉय करती है। तो मगर हमारे वक्त बदल गए, मजाक भी बहुत बदल गए। कोई और सवाल करना चाहिए जी उनको? दूसरे कि टीना भी बहुत कम अपनी टाइप का ही कभी गाती है, नैयरा ने बहुत अरसे पहले छोड़ दिया था, अब तो अल्लाह के पास चली गई, अल्लाह उनको अच्छी जगह दे। लेकिन वक्त बदलते हैं, अब वो भी म्यूजिक हो सकता है, लेकिन नए बच्चे करें ना, उनके ही गाने कवर करें ना। अब तो हर वक्त इंस्टाग्राम पे बच्चे गा रहे हैं, क्यों नहीं गाते? जा अपनी हसरतों पे आके पासों वहाँ के सो जा, कितना प्यारा गाना। अच्छा बिल्कुल, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, मैं उसकी शायरी पे मर मिटती हूँ। बुशरा जी, बहुत लोग हैं जो अब कवर्स कर रहे हैं, बट कभी कभी सैडनेस ये भी होती है कि वो कवर से पता नहीं चलता और लोग ओरिजिनल कवर की बात सुन लेते हैं, मगर उन्हें बहुत सारे लोग क्रेडिट भी नहीं देते कि ये हमने कवर किया। आप देखिए, मैं तो इंडिया की इस मामले में तारीफ करूँ, वहाँ के यंग बच्चों को मैं देखती हूँ। हमारी मैडम नूरजहां की गजलें आज जाने की जिद ना करो तो ए.आर. रहमान ने खुद भी गाया है, सुहेल साहब ने मुझे भेजा था, और वो हमारे इन गजलों को, फरीदा खानम साहिबा की गजलें, वो सब उनके यंग लोग गा रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं गा रहे अपने ही म्यूजिक को? म्यूजिक तो म्यूजिक, उधर भी इधर भी, तो दोनों तरह का फ्लेवर एंजॉय करें। और जो गा सकते हैं उनको मैं कह रही हूँ कि आप पाकिस्तानी म्यूजिक को सुने, ना छुड़ा सको के दामन, ऐसा खूबसूरत गाना है। और जो ये मैंने पहले भी कहा, जा अपनी हसरतों पे, इसका मजाक बनता था, लेकिन मैंने तो उसकी शायरी पे बेहोश हो गई। उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्त, क्या शायरी थी। ये नहीं फिल्मी कमर्शियल गाने थे, मगर आप शायरी का मयार देखें तो आप लोग ध्यान दें, उधर गाएं, उनको याद करें। बुशरा जी बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपके तो उनके लिए भी, उनको भी आप जरा, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबकी मोहब्बत का शुक्रिया, आप सबके आने का शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।